11। कैप्टन मार्क मैक्लस्की अपने ऑफिस में बैठा बैटिंग स्लिप्स दांव की पर्चियों से भरे बिल लिफाफों को टटोलते हुए शुद्ध भाव से सोच रहा था कि पर्चियों पर लिखे आंकड़ों की भाषा को किस प्रकार समझा जाए ताकि उनमें दी गई रकम का सही अंदाजा लगाकर उस बुकी से पर्याप्त रकम ऐंठी जा सके। ये बेटिंग स्लिप्स पिछली रात कार्लोन परिवार के एक बुकी के यहाँ छापा मारने में प्राप्त हुए थे। काफी सोच विचार के बावजूद भी जब वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका तो उठ खड़ा हुआ। दीवार घड़ी पर निगाह डाली तो पता चला कि तुर्क सोलोजों के साथ जाने का समय हो गया था। यूनिफॉर्म उतारकर उसने सादा लिबास पहना और पत्नी को फोन कर दिया कि रात्रि के भोजन पर उसकी प्रतीक्षा न करे। मैक्लस्की साधारण पेट्रोलमैन से उन्नति करके पुलिस कैप्टन बना था, लेकिन रिश्वत वो तभी से लेता था जब से पुलिस में भर्ती हुआ था, और बदले में रिश्वत देने वाले के काम को सही अंजाम दिया करता था। लेकिन ज्यों-ज्यों उसके खर्चे बढ़ते गए रिश्वत के तौर पर मांगी जाने वाली रकम में भी वृद्धि होती चली गई। आजकल उसकी मां अपने उच्चतम शिखर पर थी क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसके 4 बेटे फोघाम यूनिवर्सिटी जैसी महंगी जगह में पढ़ते थे, जबकि कैप्टन के रूप में उसकी तनख्वाह मात्र $400 थी। इस राशि में एक ओर तो पूरा करना नितांत असंभव था, दूसरी ओर पुलिस की नौकरी में हर समय जान खतरे में पड़ी रहती थी। मैक्लस्की की काम करने की पॉलिसी थी, वह अच्छी तरह जानता था कि लोग उससे क्या चाहते थे, लेकिन भूलकर भी यह बात कभी उन पर स्पष्ट नहीं करता था। इसलिए जब सोलोजो ने उससे अस्पताल से पुलिस हटाने की पेशकश की तो उसने कारण पूछे बिना $10,000 में सौदा तय कर लिया था। सारी रकम एडवांस में लेकर उसने अस्पताल से पुलिस हटा ली थी। डॉन कार्लोन माफिया का रिंगलीडर था, उसके मरने से देश सेवा होती थी और $10,000 उसे बेटों की शिक्षा पूरी कराने के काम आने वाले थे। परंतु सोलोजों का काम पूरा न होने की दशा में उसे यह रकम वापस करनी थी। इसलिए कुपित होने के कारण से उसने अस्पताल जाकर माइकेल का जबड़ा तोड़ दिया था ग्रेट प्रा। लेकिन सोलोजो ने फिर भी उसके साथ सौदा किया कि मीटिंग के समय उसे साथ रहना होगा। कैप्टन ने इस बार भी कारण पूछे बिना नए सिरे से कीमत तय कर ली। अपने प्रति किसी खतरे का तो उसे अंदेह तक नहीं था, क्योंकि न्यूयॉर्क का कोई गुंडा सुलिस कैप्टन को मारने का प्रयत्न भी करेगा, यह बात उसके तो क्या किसी के भी दिमाग में आ तक नहीं सकती थी। क्योंकि माफिया का कितना भी ताकतवर गुधा साधारण पेट्रोलमैन का थप्पड़ खाकर भी उस पर हाथ नहीं उठाता था। फिर कोटन को मारना तो ज्ञाकाश कुसुम था। मैक्लस्की पुलिस स्टेशन से निकला और सोलोजो से मिलने जाने के लिए टैक्सी पकड़ ली। टॉम हेगन ने जाली पासपोर्ट और वीसा तैयार कराने के अलावा माइकेल के देश छोड़ने के शेष सारे प्रबंध भी कर दिए थे। एक इटालियन मालवाहक जहाज में माइकेल की सीट रिजर्व थी। वह जहाज सिसिली के एक बंदरगाह पर रुकने वाला था। सिसिली में माफिया के मुखिया के पास एक मैसेंजर इस आशय को संदेश लेकर माइकेल को सुरक्षित छुपाकर रखना था, विमान द्वारा पहले ही जा चुका था। काम पूरा करने के बाद माइकेल को भगा ले जाने के लिए सोनी ने कार सहित टेसियो की ड्यूटी लगा दी थी। कार देखने में तो एकदम पुरानी और खटारा थी, लेकिन उसका इंजन शक्तिशाली था। माइकेल ने सारा दिन क्लेमेंजा के साथ बिताकर 22 के रिवाल्वर की न केवल पर्याप्त जानकारी ही प्राप्त की थी अपितु खासा अभ्यास भी कर लिया था। ये रिवाल्वर नज़दीक से अचूक निशाना लगाने के लिए एकदम उपयुक्त थी। साथ ही इसकी गोली शरीर में प्रवेश करने के स्थान पर तो अपने आकार जितना ही सुराख करती थी, लेकिन जहां से बाहर निकलती थी वहां काफी बड़ा छेद बना देती थी। इसके अलावा इसका धमाका भी अपेक्षाकृत जोर से होता था। इस विशेष कार्य के लिए ये भी आवश्यक था ताकि फायर की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के व्यक्ति आतंकित हो जाएं और कोई भी अनावश्यक रूप से बीच में पड़ने की चेष्टा न करे। क्लेमेंजा ने माइकेल को आवश्यक निर्देश देते समय समझाया, काम पूरा करने के बाद बहुत सफाई के साथ इस ढंग से हाथ नीचे करके रिवाल्वर वहीं गिरा देना, ताकि सब यही समझते रहें कि रिवाल्वर तुम्हारे पास ही है। फायर की आवाज से आतंकित होने के कारण से कोई तुम्हें रोकेगा नहीं। तुम सीधे बाहर निकल जाना, वहां टेसियो तुम्हें कार सहित प्रतीक्षा करता मिलेगा। फिर माइकेल के सिर पर हैट जमाते हुए बोला, हैट पहनकर तो तुम बहुत जचते हो। माइकेल हैट नहीं पहनता था, इसलिए उस मुंह बिसूरता पाकर क्लेमेंजा बोला,
तुम्हारे इस हुलिये के आधार पर आवश्यकता पड़ने पर हम प्रत्यक्षदर्शियों को आसानी से गुमराह कर सकते हैं। उंगलियों के निशानों की चिंता मत करना। रिवाल्वरी के बैरल, दस्ते और ट्रिगर पर विशेष तरीके का ऐसा टेप लगा हुआ है जो फिंगरप्रिंट नहीं उभरने देगा। इस स्थान का पता लग गया है जहां मीटिंग होती है, माइकल ने पूछा। सोलोजों की धूर्तता के कारण अभी यह संभव नहीं हो पाया है, लेकिन तुम अपनी सुरक्षा की फिक्र मत करो, क्योंकि बंधक के रूप में तुम्हारी जमानत के तौर पर जो बिचौलिया मीटिंग की अवधि में हमारे पास रहेगा वह सोलोजों का दायां हाथ और राजदार है, और सोलोजों के लिए तुम्हारे मुकाबले उसका महत्व कई गुना ज्यादा है। इस हत्याकांड के बाद क्या होगा? माइकेल ने जानना चाहा। संपूर्ण युद्ध, क्लेमेंजा बोला। हालांकि मुख्य विरोधी कार्लोन परिवार और टाटाग्लिया परिवार होंगे, लेकिन शेष अधिकांश परिवार भी टाटाग्लिया का साथ देगा, और न्यूयॉर्क के सफाई विभाग को ढेरों लावारिस लाशें सड़क से हटानी पड़ेंगी। फिर अनिच्छापूर्वक बोला, लेकिन हर 10 वर्ष में एक बार तो ऐसा होता ही रहता है। इससे गंदा खून बह जाने के बाद साफ खून बच जाता है। दूसरे, यदि हम उनसे डरते रहे या शांति का चोला पहने बैठे रहे तो वे लोग हमसे हमारा सब कुछ छीन लेंगे। इसलिए उन्हें शुरुआत में रोकना होगा। जैसे कि यदि हिटलर को म्यूनिख से आगे बढ़ने से ही रोक दिया जाता तो विश्व पर आई भयानक विपत्ति हट सकती थी। सन 1939 में दूसरे विश्व युद्ध होने से पहले यही बात माइकेल ने अपने पिता के मुंह से सुनी थी। वो मन ही मन हंसा कि यदि स्टेट डिपार्टमेंट इन परिवारों के हाथ में होता तो दूसरा विश्वयुद्ध नहीं हो सकता था। वे दोनों वापस डॉन के निवास स्थान पर पहुंचे तो देखा कि सोनी अपने पिता के ऑफिस में पड़ा सो रहा था। पिता की उपस्थिति में हमेशा साफ स्वच्छ रहने वाली ऑफिस को कबाड़खाने के रूप में बदला देखकर माइकेल ने सोचा कि स्वयं को सुरक्षित रखने के विचार से सोनी कब तक चूहे की तरह यहाँ बंद रह सकता था। आखिर उसे सड़कों पर निकलना ही होगा। फिर सोनी को जगाकर बोला, सुअरों की तरह यहाँ बंद रहने की बजाय इस ऑफिस की सफाई क्यों नहीं करा लेते हो? तुम क्या सैनिटरी इंस्पेक्टर हो? सोनी जमुहाई लेकर बोला, बखुरदार, अभी हमें उस जगह का पता नहीं लग सका है जहां वे तुम्हें ले जाने वाले हैं, और जब तक उस जगह का पता नहीं लग जाता तो तुम तक रिवाल्वर कैसे पहुंचाया जाएगा? तब मैं रिवाल्वर अपने साथ ही ले जाऊंगा। शायद वे लोग मेरी तलाशी न लें, और तलाशी ले भी तो रिवाल्वर निकाल लेंगे। मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। नहीं, सोनी ने कहा, हमें इस बार सोलोजों को समाप्त ही कर देना है। मैक्लस की तो काठ का उल्लू है, उसे समाप्त करने के तो बाद में भी काफी अवसर मिलेंगे। इसलिए तुमसे रिवाल्वर बरामद होने पर हमारी मूल योजना खटाई में पड़ जाएगी। क्लेमेंजा ने तुम्हें सारा ऑपरेशन समझा दिया है ना? सोनी ने पूछा, और फिर माइकेल की सहमति पाकर पूछ बैठा, तुम्हारा जबड़ा कैसे है अब? बहुत दर्द कर रहा है, माइक ने पीड़ित स्वर में कहा और विस्की की बोतल उठाकर मुंह से लगा ली। लेकिन तभी सोनी ने टोक दिया, बस कर लड़के, ज्यादा शराब तेरी चुस्ती को कम कर देगी। ओह गॉड, माइक चिढ़कर बोला, अब तुम बड़े भाई की हैसियत से रॉब मारना बंद करो। युद्ध में मैं बहुतों को मार चुका है। तभी टॉम हेगन ने कमरे में प्रवेश किया और जाली नाम पते पर दर्ज फोन द्वारा किसी से बातें करने के बाद चिंतित स्वर में बोला, मीटिंग की जगह का कुछ पता नहीं चल रहा है। ही काकर भी गिरा। सक्सेरा DFHISIS द सहसा फोन की घंटी की आवाज सुनकर सोनी ने रिवाल्वर उठा लिया और सुनता रहा। बात पूरी होने पर रिवाल्वर रखता हुआ बोला, उस कुतिया के पिल्ले के सोलोजो ने कहलावाया है कि आज रात 8 बजे वह और मैक्लस्की माइक को ब्रॉडवे स्थित जैक डेम की बार के सामने से कार में बैठाकर मीटिंग वाले स्थान पर ले जाएं। माइक और सोलोजो इटालियन में बातें करेंगे ताकि वह आयरिश कैप्टन में समझ सकें। एक की काला दिखती सी जीते गीता, लेकिन बिचौलिए के आने से पहले हम माइक नहीं भेजेंगे। टॉम हेगन ने बिचौलिया तो यहाँ आ भी चुका है। क्लेमेंजा ने जानकारी दी और 3 आमियों के साथ बैठा ताश खेल रहा है। उयती सेतु दी दरी निलाया का, क्योंकि मीटिंग के वास्तविक स्थान का पता अभी तक नहीं लग पाया था। चारों उसी विषय पर विचार विमर्श करते रहें। अंत में जैसे कुछ याद आ गया हो,
इस भाव से हेगन बोला, सोनी तुम पुलिस स्टेशन में अपने संपर्क डिटेक्टिव फिलिप्स से बातें करो। संभव है मैक्लस्की ने पुलिस स्टेशन में इस आशय की कोई सूचना छोड़ी हो कि आवश्यकता पड़ने पर उससे कहाँ संपर्क स्थापित किया जा सकती है। हालांकि वह कमीना बहुत धूर्त है, फिर भी कोशिश कर देखने में कोई हानि नहीं है। काउनी रस्तायता बिलाकी एप्ती क्रेजिता कीतारी एकामचू। सोनी ने डिटेक्टिव से संबंध स्थापित करके बातें की, फिर रिसीवर रखने के बाद बोला, वो पता लगाकर हमें फोन कर देगा। कोका। आधे घंटे के बाद की प्रतीक्षा के बाद फिलिप्स ने फोन द्वारा सूचित कर दिया कि अपने स्वभाव के अनुसार कैप्टन ने संदेशा छोड़ा था कि आज रात 8 से 10 बजे तक वह ब्रोक्स में लूना अजूरे में मिलेगा। ये छोटा सा रेस्तरां तो हमारे लिए उपयुक्त स्थान है। टेसियो ने तुरंत ही आत्मविश्वास भरे स्वर में कहा, इसमें बड़े बड़े फैमिली केबिन होने के कारण से बिना किसी अवरोध के सुविधापूर्ण बातचीत की जा सकती है। और मेज पर झुककर सिगरेट के टोटो से नक्शा बनाने के बाद बोला, ये प्रवेश द्वार है। माइक तुम अपना काम समाप्त करते ही यहाँ से बाहर निकलना और बाईं ओर घूमकर काना की तरफ मुड़ जाना। कार की हेड लाइट ऑन रखने के कारण मैं तुम्हें पहचान लूंगा और पिकअप कर लूंगा। यदि कोई खतरा दिखाई दे तो जोर से चीखना, मैं तुरंत सहायता के लिए आ जाऊंगा। कुलिमेंजा तुम तुरंत वहां रिवाल्वर पहुंचाने का प्रबंध करो। रेस्तरां के टॉयलेट पुराने फैशन के होने के कारण वाटर टैंक और दीवार के बीच टेप द्वारा रिवाल्वर चिपकाने के लिए पर्याप्त खाली स्थान है। माइकेल कार में तुम्हारी तलाशी लेने के बाद वे लोग तुम्हारे प्रति अधिक संदिग्ध नहीं रहेंगे। रेस्तरां में कुछ देर बैठने के बाद ऐसा प्रकट करना मानो पेशाब न करने के कारण से तुम्हें दर्द हो रहा हो। फिर क्षमा याचना करते हुए उनसे आज्ञा लेकर टॉयलेट चले जाना, लेकिन टॉयलेट में वापस आने के बाद पुनः बैठने की बजाय कोई भी अवसर दिए बिना दोनों के सर में 2-2 गोलियां मार देना और फिर यथासंभव तेजी से बाहर। सोनी सब कुछ सुनने के बाद बोला, क्लेमेंजा तुम किसी होशियार मी द्वारा वहां पर रिवाल्वर पहुंचा दो ताकि मेरा भाई खाली हाथ न रहे। गतो के क्लेमेंजा ने कहा और टेसियो सहित बाहर निकल आया। निगुन के जाने के बाद सोनी हेंगन से बोला, माइक द्वारा काम समाप्त करते ही हमारा काम शुरू हो जाएगा। तुमने अखबार वाले अपने आदमियों से बातें कर ली है। स्टेटस स्टंट्स 115 एट GTL यस द जूल ऑफ स्वेट 12 सन। हाँ, ये काम होते ही मैं उन्हें समाचार दें। सोनी उठा और माइकेल से हाथ मिलाकर बोला, अली राइट लड़के, अब तुम भी तैयार हो जाओ। मैं जाकर मॉम की समझाता हूँ कि जाने से पहले तुम उससे नहीं मिल सकोगे और उचित समय पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को संदेश भिजवा दूंगा। ओके, वैसे तुम्हारे विचार से मैं कब तक वापस घर लौट सकूंगा? करीब 1 वर्ष बाद की शरीत की यका। डॉन शायद जल्दी भी वापस बुला सकें। हीगन ने हस्तक्षेप किया, मगर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। इस सारे सिलसिले में समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो लेकिन तुम्हारी वापसी इन बातों पर भी निर्भर करती है कि हम अखबार वालों द्वारा किसी ढंग से इस कहानी को पेश करा पाते हैं। पुलिस विभाग कितनी हाय तौबा मचाता है और दूसरे परिवार प्रतिक्रिया स्वरूप कितनी हिंसक कार्यवाही करते हैं। तुम पूरी कोशिश करना। माइकेल ने हेगन से हाथ मिलाया। मैं अब दोबारा 3 वर्ष तक घर से दूर रहना नहीं चाहता, अभी देर नहीं हुई है। हेगन ने शांत स्वर में कही, इस योजना के स्थान पर हम दूसरी भी बना सकते हैं। सारा भिका क्रोसाना भा, योजनाएं तो हम बहुत बना सकते हैं। माइकेले हंसा, लेकिन ये सही योजना यही है जो बन चुकी है। मैंने अब तक मौजमस्ती की है मगर अब फेजे अदायगी का समय आ पहुंचा है। अपने टूट जबड़े का असर अपने इरादों पर पड़ने देना। हिगेन ने कहा, मैक्लेस्की मूर्ख है जो व्यवसाय की बात की व्यक्तिगत रूप में लेता है। माइकेल के चेहरे पर एक बार फिर डॉन के चेहरे जैसी आभा प्रकट हो गई। टॉम बचपना मत करो। व्यवसाय का हर एक अंश व्यक्तिगत होता है। प्रतिदिन की जिंदगी में इंसान को जो अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं वे भी व्यक्तिगत हैं। तुम जानते हो, वे मेरे पिता हैं। गॉडफादर ने मुझे यही सिखाया है। अगर आकाश की बिजली उनके मित्र पर गिर पड़े तो वे इसे भी व्यक्तिगत ही मानेंगे। जल सेना में मेरे भर्ती होने को भी उन्होंने व्यक्तिगत ही माना था। और ये ही बातें डॉन महान बनाती हैं। महान डॉन प्रत्येक बात को व्यक्तिगत रूप में लेते हैं।
भगवान की तरह वे भी जानते हैं कि गौरैया की दुम से पंख कैसे गिरते हैं। तुम भी जानते हो कि दुर्घटनाएं उन व्यक्तियों के साथ नहीं होती हैं जो दुर्घटनाओं को व्यक्तिगत अपमान समझते हैं। बेशक देर से समझा हूँ, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि जबड़ा टूटना मेरा व्यक्तिगत मामला है। ठीक उसी तरह जैसे कि सोलोजो द्वारा डॉन की हत्या की कोशिश को मैं व्यक्तिगत समझ रहा हूँ। वो हंसा, मेरे बूढ़े पिता से कहना कि उनकी सीख के कारण ही मैं अपना कर्तव्य पूरा करने के योग्य हुआ हूँ। वे बहुत अच्छे पिता हैं। फिर तनिक रुककर पूछा, एक बात सच सच बताओ टॉम, डॉन ने अब तक कितने आदमियों की हत्याएं की हैं या कराई हैं? मैं तुम्हें वह बताता हूँ जो तुम उनसे नहीं सीखे हो। हीगन बात बदलकर बोला, कुछ ऐसे काम होते हैं जिनका किया जाना आवश्यक होता है, तुम उन्हें करते तो हो लेकिन उस बारे में किसी के सामने जुबान नहीं खोलते। तुम उन्हें न्यायोचित ठहराने की कोशिश भी नहीं करते हो, न्यायोचित ठहराए भी नहीं जा सकते। बस तुम उन्हें करके भूल जाते हो। इसका मतलब है? माइकेल ने पूछा, कोसिगलियोरी की हैसियत से तुम मानते हो कि सोलोजों का जिंदा रहना हमारे परिवार और डॉन के लिए खतरनाक है? ओके, तब तो मैं अवश्य उसकी हत्या करूंगा। पाए पाए सर्दी अधिक होने के कारण उस रात सड़क पर ज्यादा आवागमन नहीं था। माइकेल कार्लोन जैक डिम्पसे के रेस्तरां के बाहर खड़ा प्रतीक्षा कर रहा था। ठीक 4 बजे एक काली लंबी कार उसके समीप आकर रुकी। ड्राइवर ने आगे का दरवाजा खोलकर कहा, अंदर आ जाओ माइक। माइकेल अगली सीट पर जा बैठा। पिछली सीट पर सोलोजो और मैक्लिस बैठे हुए थे। सोलोजो ने वहीं बैठे बैठे उससे हाथ मिलाकर कहा, मुझे खुशी है कि तुम आ गए माइक। अब हम सब कुछ ठीक कर लेंगे। वास्तव में मेरे न चाहने के बावजूद भी ये सब हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आज रात हम सब कुछ तय कर लेंगे। माइकेल शांत लहजे में बोला, मैं भी नहीं चाहता कि मेरे पिता को और ज्यादा परेशानी उठानी पड़े। मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहता है कि अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। सोलोजो ने गंभीरतापूर्वक कहा, बातचीत के दौरान खुले दिमाग से काम लेना। मुझे आशा है कि तुम अपने भाई सोनी की तरह गर्म मिजाज वाले साबित नहीं होगे। उसके साथ तो व्यवसाय की बातें कर पाना असंभव है। यह अच्छा लड़का है। मैक्लिस की आगे झुककर उसका कंधा थपथपाते हुआ बोला, उस रात की घटना के लिए मुझे खेद है माइक। वास्तव में आयु अधिक होने और सारा दिन मगजपच्ची करने के कारण से मैं जल्दी उत्तेजित हो जाता हूँ। और फिर निश्वास लेकर बारीकी से माइकेल की तलाशी ले डाली। कार तेजी से पश्चिम की ओर दौड़ रही थी। स्पष्ट रूप से किसी के द्वारा पीछा किए जाने की चिंता करता प्रतीत हो रहा था और न ही पीछा किया जाने वालों से बचने की। वेस्ट साइड हाईवे पर पहुंचकर कार शेष यातायात से आंख मिचौली सी खेलती रही। फिर माइकेल ये देखकर परेशानी अनुभव करने लगा कि जॉर्ज वाशिंगटन से ब्रिज से गुजरकर वे लोग न्यूज की ओर बढ़ रहे थे। इसका मतलब मीटिंग के स्थान के बारे में सोनी को गलत सूचना प्राप्त हुई थी। कार शहर से बाहर आ गई थी, लेकिन आंशिक होने के बावजूद भी प्रगट में माइकेल ने स्वयं को सामान्य बनाए रखा। अचानक ड्राइवर ने इतनी तेजी से मोड़ काटा कि एक ओर के पहिए जमीन पर काफी ऊपर उठ गए, किंतु अगले ही क्षण कार संभाली और गलियों से होकर वापस न्यूयॉर्क सिटी की ओर दौड़ने लगी। मैक्लिस्की और सोलोजो पीछे की ओर देखकर आश्वस्त होना चाह रहे थे। सहसा ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी और 10 मिनट बाद कार ईस्ट ब्रोक्स में एक रेस्तरां के सम्मुख जा खड़ी हुई। सड़कें पूरी तरह सुनसान थीं। देर हो जाने के कारण केवल कुछ व्यक्ति ही डिनर कर रहे थे। माइकेल ने ये देखकर राहत अनुभव कि ड्राइवर ने रेस्तरां में जाने का कोई उपक्रम नहीं किया था। रेस्तरां में केबिन की बजाय वे तीनों वहां मौजूद एकमात्र गोल मेज के इर्द गिर्द जा बैठे। रेस्तरां में उनके अलावा सिर्फ 2 ग्राहक और थे। माइकेल को वे सोलोजो के ही आदमी प्रतीत तो हुए, लेकिन उनकी ओर से वह चिंतित नहीं था, क्योंकि उन दोनों के हस्तक्षेप करने से ये खेल ही समाप्त हो जाना था। यहाँ इटालियन भोजन स्वादिष्ट मिलता है, मैक्लिस्की ने वास्तविक दिलचस्पी से पूछा तो सोलोजो ने उसे आश्वस्त कर दिया कि इतनी अच्छी वो न्यूयॉर्क में कहीं नहीं मिलती थी।
इसके बाद जब वहां उपस्थित केवल मात्र एक वेटर ने विस्की की बोतल लाकर मेज पर रखी और 3 गिलासों में विस्की डाल दो तो मैक्लस्की ने इनकार कर दिया कि वह शराब नहीं पीता था। मैं माइक से इटालियन में बातें करूंगा, सोलोजो ने चिकने चुपड़े स्वर में मैक्लस्की से कहा, क्योंकि मैं अंग्रेजी में अपने भावों को अच्छी तरह प्रकट नहीं कर सकता। लेकिन तुम इसे अपना अपमान समझकर यह मत सोचना कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है नला। तुम दोनों जो मर्जी करो। कैप्टन व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया, मेरा ध्यान व्हील और स्पगेट्टो में रहेगी। परायका की पोका किया था, रीरा सिका। सोलोजो ने तेजी से सिसिलियन में माइकेल के साथ बातें करनी आरंभ कर दी। उसने बताया कि किस तरह उसके प्रस्ताव को डॉन ने ठुकरा दिया था। फिर टाटाग्लिया परिवार का समर्थन प्राप्त होने की जानकारी भी दे दी। फिर समझाया कि विभिन्न परिवारों के युद्ध में कितना खून खराबा होगा और अकेला कार्लोन परिवार सबका मुकाबला नहीं कर सकेगा। अंत में कहा कि यदि अभी संधि कर ली जाए तो डॉन के स्वस्थ होने पर व्यवसाय की बात नए सिरे से चलाई जा सकती थी। तब तक वह अकेला उनके समर्थन के बिना अपनी योजना पर कार्य करता रहेगा। उसने स्पष्ट किया कि भले ही कार्लोन परिवार उसे समर्थन न दे, लेकिन बीच में टांग अड़ाने की कोशिश भी न करे। संगिरा काच्छा व्यवसाय में पार्टनर बनने और प्रॉफिट की परसेंटेज तय करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ। माइकेल ने भी सिसिलियन भाषा में पूछा, इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे पिता पर दोबारा इतना भयंकर हमला करने का प्रयास नहीं किया जाएगा? मैं क्या गारंटी दे सकता हूँ भला? सोलोग्जो हाथ उठाकर बोला, अभी तो अवसर चूक जाने के कारण मैं खुद ही शिकार हो रहा है। लेकिन मेरे मित्र, जितना चालाक तुम लोग मुझे समझते हो वास्तव में मैं उतना हूँ नहीं। माइकेलम को विश्वास हो गया कि वह मीटिंग केवल थोड़ा समय और हासिल करने के लिए की जा रही थी। सोलोजो अवश्य डॉन को मारने की और भी कोशिशें करेगा। मजे की बात थी यह हरामजादा तुर्क उसे बिल्कुल घामड़ ही समझ रहा था। सहसा उसने अपने चेहरे पर बेचैनी के भाव प्रकट किए तो सोलोग्जो पूछ बैठा, क्या बात है? शायद शराब ने सीधा मेरे मूत्राशय पर असर किया है। माइकेल ने कुशलतापूर्वक अभिनय जारी रखते हुए कहा, मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ। सोलियो की गिद्ध दृष्टि उसके चेहरे पर टिकी थी। उसके हथियार छुपे होने की आशंका सहित माइकेल के पैर पर हाथ फिराया तो माइकेल ने स्वयं को अपमानित होता सा प्रकट किया। तभी मैक्लर्की बोल पड़ा, मैंने इसकी तलाशी ले ली थी। इसके पास कोई हथियार नहीं है। फिर भी सोलोंजो को विश्वास नहीं आया। उसने दूसरी टेबल पर बैठे आदमी की ओर देखते हुए भौं द्वारा बाथरूम के दरवाजे की ओर संकेत किया। उत्तर में उस आदमी ने सर हिलाकर संकेत दे दिया कि बाथरूम की जांच की जा चुकी थी और वहां कुछ नहीं था। सोलोजो ने अनिच्छापूर्वक कह दिया, जाऊं, लेकिन देर मत करना। उसको व्याकुलता से स्पष्ट था कि उसमें खतरे को गंध लेने की अपार क्षमता थी। माना कासारा की थिक भूको कीर्तनस। माइकेल ने बाथरूम में जाकर सचमुच पेशाब किया। फिर वाटर टैंक के पीछे टेप द्वारा चिपका रिवाल्वर निकालकर अपनी बेल्ट में खोंसा और जैकेट के बटन बंद कर लिए। तत्पश्चात हाथ धोकर बाल संवारे और नल से अपनी उंगलियों के निशान मिटाकर बाहर आ गया। सारे काम चंद सेकेंड में हो गए थे। सोलोजो सतर्कतापूर्वक बाथरूम की तरफ ही घूर रहा था। माइकेल मुस्कुराया और आराम सा प्रकट करते हुए बोला, मैं अब आराम से बातें कर सकूंगा। कैप्टन मैक्लस्की बड़े शौक से व्हील और स्पगेट्टी का जायका ले रहा था। दूर दूसरी टेबल पर बैठा आदमी भी अब अपेक्षाकृत अधिक निश्चित प्रतीत हो रहा है। की निर्यताना गाना सत्तारा भोराती बख्यारा माला की डीका छीना 157 क्लेमेंजा की हिदायत थी कि बाथरूम से बाहर आते ही शूटिंग आरंभ कर देना, लेकिन उसकी अपेक्षा करके माइकेल ने अपने ढंग से काम करने का निश्चय किया और वह पुनः अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने अनुभव किया कि अगर बाथरूम से बाहर आते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी होती तो अब तक खुद उसकी लाश नीचे पड़ी होनी थी। अब वह स्वयं को अधिक सुरक्षित अनुभव कर रहा था। सोलोजो ने आगे झुककर पुनः बोलना आरंभ कर दिया। माइकेल का पेट टेबल की आड़ में हुआ था। जैकेट के बटन खोलकर वह भी गौर से सुनने लगा, लेकिन उसकी समझ में एक भी शब्द नहीं आ रहा था। असीमित उत्तेजना के कारण उसके मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बढ़ गया था। टेबल की ओट में दाएं हाथ से उसने रिवाल्वर बाहर खींच लिया।
तभी वेटर ऑर्डर लेने आ पहुंचा और सोलोजो मुड़कर उससे बातें करने लगा। माइकेल ने बाएं हाथ से मेज खिसकाकर रिवाल्वर लगभग सोलोजो के सिर से सटा दिया। खतरा सूंघने की अपनी आश्चर्यजनक क्षमता के कारण सोलोजो ने स्वयं को नीचे गिरा देना चाहा, लेकिन तब तक माइकेल ट्रिगर दबा चुका था। सोलिजी की आंख और नाक के बीच में घुसकर गोली उसकी खोपड़ी को चीरती हुई दूसरी ओर से बाहर निकली तो साथ में खूब और मांस के चिथड़े हतबुद्धि से खड़े वेटर के जैकेट पर भी उड़कर जा गिरे। माइकेल समझ गया एक ही गोली कार की थी। सोलोजो को तत्काल मरते वह देख चुका था। कठिनाई से एक ही सेकेंड पश्चात उसकी रिवाल्वर मैक्लस्की पर तने गई। पुलिस कैप्टन अपने सिर पर मंडराती मौत से बेखबर ठगासा सोलोजो को घूर रहा था। चील से भरी कौटो हाथ में लिए उसकी निगाहें माइकेलिम की ओर घूरमी तो भी उसके चेहरे पर घमंड भरे क्रोध के ऐसे भाव थे मानो उसे आशा थी या तो माइकेल समर्पण कर देगा या फिर भाग जाएगा। लेकिन माइकेल कटुतापूर्वक मुस्कुराया और ट्रिगर दबा दिया, लेकिन निशाना ठीक नहीं था। गोली सांड जैसे कैप्टन के मोटे गले में जा घुसी और वो इस ढंग से खांसने लगा जैसे कोई मोटा निवाला हलक में फंस गया था। माइकेल ने बिना किसी हड़बड़ी के दोबारा फायर कर दिया। कैप्टन की सफ़ेद बालों भरी खोपड़ी के चिथड़े उड़ गए। वातावरण में गुलाबी धुंध सी घुल गई प्रतीत होती थी। माइकेल दूर दीवार के पास बैठे आदमी की ओर घूम गया, लेकिन उसे शायद लकवा मार गया था। दोनों हाथ मेज के ऊपर रखे दूसरी ओर देखता वह पत्थर की मूर्ति की भांति निश्चित था। वेटर गिरता पड़ता सा रसोई की ओर जा रहा था। उसके चेहरे पर आतंक और अविश्वास के गहन भाव थे। सोलोजो का निर्जीव शरीर मेज से सटा कुर्सी में फैला पड़ा था और मैक्लस्की का निर्जीव शरीर फर्श पर जा गिरा था। माइकेल ने धीरे से रिवाल्वर नीचे छोड़ दिया। उसने नोट किया कि वेटर या दूसरे आदमी ने उसकी यह चेष्टा नहीं देखी थी। वह दरवाजा खोलकर बाहर आया। सोलोजो की कार तो यथास्थान थी, लेकिन ड्राइवर गायब था। माइकेल बाईं तरफ मुड़कर कोने की ओर बढ़ा। हेडलाइट चमकाती हुई पुरानी सेडान उसके पास आ गई। खुले दरवाजे से वह तुरंत कार में जा बैठा। अगले क्षण कार तेजी से दौड़ने लगी। उसने देखा स्टीयरिंग व्हील पर बैठे टेसियो का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। तुमने सोलोजो का काम कर दिया? टेसियो ने पूछा। काम कर दिया? सुनकर पल भर के लिए माइकेल चौंक गया, क्योंकि इन शब्दों को तो मुहावरे के रूप में लड़कियों के साथ सहवास करने के लिए प्रयोग किया जाता था। फिर बोला, हाँ, दोनों का। श्योर, हाँ, मैंने उनके भेजे बाहर देखे थे। माइकेल ने कार में ही कपड़े बदल लिए। 20 मिनट बाद वह सिसिली जाने वाले इटालियन जहाज में सवार था। 2 घंटे बाद जहाज ने बंदरगाह छोड़ा तो माइकेल अपने केबिन से बाहर आकर नर्क की तरह जलती न्यूयॉर्क सिटी की लाइटों को देखने लगा। उसने बहुत संतोष सा अनुभव किया। अब इस सारे नर्क में भयानक तांडव शुरू होने वाला था, लेकिन वह वहां नहीं था। सोलोजो और मैक्लस्की की हत्याओं के दूसरे दिन न्यूयॉर्क सिटी से तमाम पुलिस स्टेशनों से पुलिस कैप्टनों और लेफ्टिनेंटों ने कहलवा भेजा, जब तक कैप्टन मैक्लस्की का हत्यारा नहीं पकड़ा जाता जब तक के लिए जुआ बंद, वेश्यावृत्ति बंद और भी सभी अवैध व्यवसाय बंद। सारे शहर में पुलिस ने इतने छापे मारे कि सभी गैर कानूनी गतिविधियां एकदम रुक गईं। उसी दिन शेष सभी परिवारों के दूत ने जाकर कार्लोन परिवार से पूछा कि क्या वे लोग हत्यारे को सौंपने के लिए तैयार थे। उस दूत से कह दिया कि कार्लोन परिवार का हत्यारे से कोई सरोकार नहीं था। उस रात डॉन के निवास स्थान से दूर पार्क हुई एक कार से कार्लोन परिवार पर बम फेंका गया और कार तेजी से दौड़ गई। उसी रात ग्रीनविच विलेज के एक रेस्तरां में शांतिपूर्वक डिनर लेते कार्लोन परिवार के 2 गनमैनों को भी मार डाला गया। सन 1946 के 5 परिवारों का युद्ध आरंभ हो चुका था।